तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 से जो टॉपिक हमारे रह गए थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ दिनों से क्लास नहीं लग पा रही है और ये भी जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। रिकॉर्डेड सारा लेक्चर होगा बिकॉज आपकी जो टीम है वो कहीं बाहर है, तो ये लेक्चर आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको रह जाए, ठीक है, डाउट रह जाए, तो आप बाद में वो क्लियर कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तब तक आप ये देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, इससे पहले हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का पढ़ा था, उससे पहले हमने जो है रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेशन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक के अंदर दिया गया है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी। ठीक है, वो टीवी नहीं है जिसको आप देखते हो, शॉर्ट फॉर्म में टीवी लिखा गया है। टाइडल वॉल्यूम को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो एयर आप इनहेल करते हो या जो एयर आप एक्सहेल करते हो ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है, उस दौरान आप जो गैस अंदर ले रहे हो, जो गैस आप छोड़ रहे हो, उसको ही टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है बच्चों। ठीक है, उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, ठीक है, अंदर लेना, और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है बच्चों, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन जो आप करते हो, ठीक है, जैसे कि अब आप जहाँ पे भी बैठे हो, आप चल रहे हो, खाना खा रहे हो, आप नॉर्मल वे में सांस ले रहे हो, ठीक है, सांस गैस अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बच्चों कहते हैं। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 500 ml होती है बच्चों, 500 मिलीलीटर इसकी जो है वैल्यू होती है। ठीक है, एक बार आप अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, वहां पे वैल्यू शायद कुछ और दे रखी है, वहां से आप देख लेना। ठीक है, फिर आप सर्च करके देखना, वैसे तो इसकी वैल्यू जो है 500 ml ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम IRV कहते हैं बच्चों, इस ध्यान रखनी है, शॉर्ट फॉर्म होता है। इसमें अगर हम बात करें तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, इनका मतलब इनहेल करना, मतलब एयर को अंदर लेना, एयर को अंदर लेना। यहाँ पे क्या था बच्चों, एयर को अंदर ले रहे थे, एक्सहेल कर रहे थे, इनहेल कर रहे थे, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रोसेस थी। यहाँ पे क्या होगा, एयर को इनहेल करेंगे, इंस्पायर करेंगे, लेकिन जो रेस्पिरेशन होगी वो नॉर्मल नहीं होगी। ठीक है, हम थोड़ा मतलब इसके साथ क्या करेंगे, फोर्सफुली हम उसको थोड़ा एडिशनल जो है सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। ठीक है, एक पर्सन जो है सांस जब अंदर लेता है फोर्सफुली, ठीक है, जबरदस्ती से, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। एक तो आप नॉर्मल वे में अब जहां पे बैठे हो, जहां पे भी खड़े हो, सांस ले रहे हो, और एक आप जब खींच के सांस अंदर लो, ठीक है, जब आप ज्यादा जोर से खींच के सांस अंदर लेते हो तो उसको IRV बच्चों बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, IRV उसको बोला जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें क्या होगा कि जो आप एयर अंदर लोगे, एक जबरदस्ती मतलब जोर से सांस अंदर लेने वाली बात है। ठीक है, आप जब जोर से सांस अंदर लोगे तो उसको क्या बोलेंगे, IRV बोलेंगे। इसकी जो नॉर्मल रेंज है बच्चों, देखो टाइडल वॉल्यूम की रेंज तो इसके अंदर रहेगी 500, तो इसकी रेंज वो उसके अंदर ऐड रहेगी। ठीक है, 500 को जब आप 200 में ऐड करोगे तो 25 से 100 से लेके आपके 3000 तक इसकी जो है नॉर्मल वैल्यू रहती है, मतलब 2500 से 3000 मिलीलीटर जो है इसकी वैल्यू रहती है। ये आपको नोट डाउन इसमें करना है। ठीक है, सेम नेक्स्ट देखिए बच्चों एक्सपिरेटरी। ठीक है, एक्सपिरेटरी वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा, जहां जैसे यहाँ पे इनहेल कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपायर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो एयर है उसको हम एक्सहेल करेंगे। ठीक है, रिजर्व जो है वॉल्यूम यानी कि ERV, ERV। इसमें देखिए क्या है, इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या था, इंस्पायर था, यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपायर आ गया। बाकी सारी डेफिनेशन सेम की सेम है, बस यहाँ पे क्या है, एक्सपिरेशन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपिरेशन, उसमें क्या था, इंस्पिरेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में वर्ड जो है यहाँ पे चेंज हो गया। जब उसके अंदर सांस अंदर ले रहे थे, जोर से सांस अंदर ले रहे थे, तो उसको हम IRV कहते हैं बच्चों। और जब हम सांस जोर से छोड़ते हैं बाहर, पूरी जोर से आपने सांस बाहर छोड़ा, ठीक है, एयर को जो है एक्सपायर किया फोर्सफुली ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ठीक है, एक्सपिरेशन, तो उसको क्या कहते हैं, ERV कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ERV कहते हैं। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है बच्चों 1000 से 1100 मिलीलीटर होती है। ठीक है, 1000 to 1100 मिलीलीटर इसकी जो है
नॉर्मल रेंज पाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1000 से 1100 ml इसकी वो जो है रेंज होती है। नेक्स्ट है बच्चों रेसिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिड्यू वॉल्यूम यानी कि आरवी। शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखनी है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म से डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, आरवी क्या होता है, ईआरवी क्या होता है, आईआरवी क्या होता है। क्वेश्चन बच्चों इसमें कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, या तो आपको इनसे रेंज जो है ऑप्शन टाइप में रेंज पूछी जाएंगे, किसकी रेंज कितनी होती है, या आपको इनके बीच डिफरेंस बना के पूछा जाएगा कि इसके अंदर इसके अंदर क्या डिफरेंस है, टाइडल वॉल्यूम के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर मैं रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करूं बच्चों, तो जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है, जब आप जोर से सांस छोड़ते हो, ठीक है, जब आप जोर से सांस छोड़ोगे तो सांस छोड़ने के बाद भी कुछ ना कुछ एयर जो है वो लंग्स के अंदर रह जाती है, उसको ही रेसिड्यू वॉल्यूम आप जो है कहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एयर जो है जब लंग्स के अंदर रह जाती है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स। लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम रह जाती है, ठीक है, आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन जब आप करते हो, जब जो जोरदार आप सांस छोड़ते हो, उसके बाद जो एयर जो है, ठीक है, लंग्स के अंदर रह जाती है, उसको ही क्या कहा जाता है, रेसिड्यूल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, उसको ही क्या कहेंगे, रेसिड्यू वॉल्यूम हम कहेंगे। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है बच्चों 1100 से 1200 मिलीलीटर होती है। ये चीज ध्यान रखनी है, 1100 से 1200 मिलीलीटर इसकी क्या होती है, नॉर्मल रेंज जो है वो होती है। तो यहाँ तक बच्चों आपके जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देन हमारा जो होगा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हो गई। ठीक है, एक बार उसको करने से पहले इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, या आप कह सकते हो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग आ नॉर्मल। ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है, बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, ना ही आप फोर्सफुली एयर को अंदर खींच रहे हो, ना ही आप फोर्सफुली एयर को बाहर छोड़ रहे हो। नॉर्मल जो है एक एस्पिरेशन प्रोसेस चल रही है। रेंज इसकी मैंने आपको बता दी है 500 ml होगी। देन आईआरवी क्या है बच्चों, एडिशनल। ठीक है, मतलब जो टाइडल वॉल्यूम तो आप नॉर्मल सांस तो ले ही रहे हो, उसके साथ साथ एडिशन जो आप एयर जो है अंदर खींच रहे हो, ठीक है, इनहेल कर रहे हो, उसको ही क्या है, आईआरवी बोला जाता है। इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम आपको, ठीक है, उसको बोला जाता है बच्चों। ठीक है, रिजर्व जो है वॉल्यूम हम उसको बोलते हैं आईआरवी। मतलब टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ एडिशनल में एयर को इनहेल करना, ठीक है, ड्यूरिंग अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, उसको हम क्या कहेंगे, आईआरवी बोलेंगे। और उसकी रेंज कितनी होगी, 2500 से 3000 मिलीलीटर होगी। 2500 से 3000 मिलीलीटर बच्चों होती है। ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बच्चों, ईआरवी। ये क्या होती है, जैसे ये था सारी डेफिनेशन सेम है, बस जहां पे आपने इंस्पायर लिखा है वहां पे एक्सपायर लिखना है। ठीक है, जहां पे इंस्पिरेशन लिखा है वहां पे एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी सारा सेम रहेगा। यहाँ पे इंस्पायर था, यहाँ पे हमने एक्सपायर लिख लिया, फोर्सफुली ड्यूरिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी सारा सेम रहेगा। इसकी वॉल्यूम है वो याद रखनी है, 1000 से 1100 ml। ठीक है, 11,000 से 1100 ml जो है इसकी वॉल्यूम बच्चों रहेगी। उसके बाद रेसिड्यूल वॉल्यूम जो मैंने अभी बताया था कि जब आप सांस छोड़ते हो तो उसके बाद भी जो है एयर जो है, हवा जो है लंग्स के अंदर रहती है। एक्चुअली के अंदर 4% एयर जो है, ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर फिर भी रहती है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो वही एयर जो है उसको ही आप क्या बोलते हो, रेसिड्यूल वॉल्यूम बच्चों बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, रेसिड्यूल वॉल्यूम बोला जाता है। और उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 1100 से 1200 मिलीलीटर होती है। 1100 से 1200 मिलीलीटर होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसको लीटर में बात करें 0.5 लीटर होगा बच्चों, ये 2.5 से लेके 3 लीटर होगा। ठीक है, अगर मैं लीटर की बात करूँ क्योंकि तो मिलीलीटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा 1 से 1.1 तक लिख सकते हैं आप लीटर में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो मिलीलीटर में दी हुई है, तो वॉल्यूम जो है आपको मिलीलीटर में ही लिखनी है। तो ये चीज बच्चों यहाँ तक आप सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी है। उसके बाद का बच्चों जो हमारा है वो रहेगा हमारा जो है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको बच्चों सबसे पहले तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़नी है। ठीक है, जो वर्ड हमने लिखा हो ना, ये इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम, सेम इसके साथ कैपेसिटी वर्ड लगा देना आपको। इसके साथ आपको कैपेसिटी वर्ड लगा देना है बच्चों। एक तो टोटल लंग कैपेसिटी है वो हम करेंगे, ठीक है, और एक फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी होती है वो भी हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो वो देखिए एक बार, ये एक बार बच्चों नोट कर लीजिए जल्दी से। और सेम इसकी सारी डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है आपको। तो आगे देखिए,
हाँ तो बच्चों अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, उसके बारे में देखिए क्या हमें बात करनी है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जैसे हमने बात की थी तो सेम उसी तरीके से है। पहला है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, आईसी से बच्चों इसको डिनोट करती हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्या अगर मैं बात करूँ शॉर्ट फॉर्म में, अगर मैं बात करूँ तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा जो है उसको क्या कहते हैं, उसको ही हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बच्चों बोलते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या थी, जो हम एयर जो है इनहेल कर रहे थे ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, और ये क्या था, जो एयर हम इनहेल करते हैं आफ्टर अ फोर्सफुल, ठीक है, इंस्पिरेशन। ये चीज़ ध्यान रखनी है। मतलब एक के अंदर क्या है फोर्सफुली है, एक के अंदर नॉर्मल प्रोसेस है। तो सेम एयर क्या है, मतलब अंदर जा रही है, एयर क्या है अंदर जा रही है। तो उसके यहाँ पे क्या है, मैं लिख देते हैं उसमें, ये देखिए, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर। हाँ जी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक बंदा क्या है सांस ले रहा है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब एक बंदे ने जो है नॉर्मल सांस छोड़ा है, उसके बाद जब वो सांस लेगा और उसके अंदर जो एयर इनहेल होगी, ठीक है, उसको उसका क्या कहेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बच्चों बोल लेंगे। टाइडल वॉल्यूम का तो पता ही था, जो एयर अंदर रहती है जिसकी वॉल्यूम 500 ml रहेगी। इंस्पिरेटरी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2500 से 3000 थे। अगर दोनों का अगर आप मिक्स करोगे तो 3 से 3500 मिलीलीटर जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, वो चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। उसी तरीके से सेकंड है बच्चों एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपका क्या होगा, इसमें एयर क्या है अंदर ली थी, ठीक है, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV लिखा था। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, EV, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ERV का मतलब आपको पता ही था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारा था सेम वही है। ठीक है, उसके अंदर क्या किया था, एयर जो है एक्सेल की थी, ठीक है, एक्सपायर्ड की थी, तो यहाँ पे सेम रहेगा। इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे देखिए, आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, एक नॉर्मल सांस लेने के बाद, नॉर्मल वे में जो है इंस्पिरेशन प्रोसेस करने के बाद जो एयर हम रिमूव करते हैं, या टोटल वॉल्यूम जो एयर की होती है, उसको ही क्या कहते हैं, एक्सपिरेटरी जो है कैपेसिटी बच्चों बोला जाता है। कहने का मतलब ये है, टाइडल वॉल्यूम में जब आप ERV ऐड कर देते हो, ERV क्या था, अ फोर्सफुल एक्सप्रेशन, ठीक है, आफ्टर अ नॉर्मल, क्या था बच्चों, आफ्टर अ नॉर्मल, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आफ्टर अ नॉर्मल आपको एक्सपिरेशन, मतलब आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद जो हम एयर इनहेल कर रहे थे उसको हम ERV बोलते थे। और ERV प्लस TV क्या कहलाएगा, आपका EC कहलाएगा। क्या कहलाएगा, EC कहलाएगा। EC का मतलब क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपका कहलाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी, FRC। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको वर्ड का पता लग ही गया होगा, रेसिड्यूल कैपेसिटी। तो पिछली बार था रेसिड्यूल वॉल्यूम। रेसिड्यूल वॉल्यूम क्या था कि जब सांस छोड़ते हैं उसके बाद भी जो एयर रह जाती है, रिमेनिंग एयर रह जाती है, उसको क्या बोला गया था, रेसिड्यूल वॉल्यूम बोला गया था। तो टाइड, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। रेसिड्यूल वॉल्यूम के किस चीज़ का सम होगा बच्चों, रेसिड्यू वॉल्यूम प्लस ERV। ERV क्या था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, मतलब जिसके अंदर हमने सांस जो है एक्सेल किया था, ठीक है, एयर जो है एक्सेल की थी, उसके बाद भी अगर जो एयर रह जाती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर that will remain in lungs after a normal expiration। सांस छोड़ने के बाद भी जो एयर है अंदर रह जाते हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चों, FRC बोला जाता है। फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी बिल्कुल नॉर्मल से हैं, ठीक है, कोई इतनी इसमें कॉम्प्लिकेटेड कोई थ्योम नहीं दी गई है, कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया, बिल्कुल सिंपल चीज़ याद रखनी है सिंपल वे के अंदर। ठीक है, उसके बाद वाइडल कैपेसिटी। हाँ बच्चों, ये देखिए वाइडल कैपेसिटी क्या होता है, VC क्या होता है। अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, तीनों का जोड़ जो होता है बच्चों उसको ही VC कहा जाता है। तीनों के जोड़ को ही क्या कहा जाता है, VC कहा जाता है। मतलब आपने एक क्या है लंबा सांस छोड़ दिया है, ठीक है, एक लंबा सांस आपने छोड़ दिया है, और उसके बाद लंबा सांस छोड़ने के बाद आप कितनी एयर अंदर लेते हो, उसको ही वाइडल कैपेसिटी बच्चों बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, वाइडल कैपेसिटी बच्चों बोला जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, तीनों का सम इसको डिनोट किया गया है। टोटल लंग कैपेसिटी में देखिए बच्चों, टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर देखो हमारी टाइडल वॉल्यूम भी आएगी, नॉर्मल वॉल्यूम तो रहेगी, TLC इसको बोला जाता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम भी आ गई हमारी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गई हमारी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गई, और रेसिड्यू वॉल्यूम भी आ गई। रेसिड्यू वॉल्यूम जो एयर रह जाती है, ये एयर जो हम
एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं और इंस्पायर और रेस्पायर करते हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में। यहाँ पे दोनों फोर्सफुली होंगी और ये एक फोर्सफुली एक्सप्रेशन के बाद जो है बच्चों एयर लंग्स के अंदर रह जाती है। उन सब का सम क्या कहलाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। आईसी क्या है? आईसी को अगर मैं बात करूं, आईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी, ऐसे फॉर्मूला बना के बच्चों आप लिख सकते हो, याद जल्दी रहेगा, ठीक है। ईसी क्या है? इसी में देखिए जैसे इसके अंदर आई आया था, यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। इसके अंदर टीवी तो कॉमन रहेगा, बस यहाँ पे क्या आएगा? ई आर वी आएगा, ई आर वी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एफ आर सी, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों क्या है, इसमें क्या रहेगा? आर वी, यहाँ पे आर दिया हुआ है तो दोनों के अंदर ही आर होगा, प्लस ई आर वी। आपको बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आर है उसका मतलब है रेसिड्यू वॉल्यूम, ठीक है। रेसिड्यू का मतलब क्या है? एयर रिमेनिंग। एयर रिमेन कब रहेगी? जब जो सांस जो है एक्सप्रेशन की प्रोसेस होगी, मतलब जो ब्रीथिंग जो है उसमें कौन सा मैकेनिज्म होगा? एक्सप्रेशन का जो मैकेनिज्म होगा। तो इसलिए इसमें क्या लिखना है? आरवी प्लस ई आरवी, ठीक है। इसके बाद वाइटल कैपेसिटी के अंदर बच्चों क्या लिखोगे आप? वीसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आई आरवी प्लस ई आरवी, ठीक है, प्लस ई आर वी। ये चीज ध्यान रखनी है भी इसके अंदर। और लास्ट का तो आपको पता ही है बच्चों, टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी है। टीएलसी दूसरी होती है, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो किसके इक्वल है? वो टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस रेसिड्यू वॉल्यूम, इन सब के इक्वल है। तो ये चीज़ बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर आप इसकी वॉल्यूम निकालना चाहो, वैल्यू निकालना चाहो, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। 500 प्लस 250, इसमें मतलब 2500 से 3000 इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसकी आप ऐड कर सकते हो, इसकी सबको ऐड करने के बाद आपके जो है वॉल्यूम भी आ जाती है। तो ये बच्चों थे आपके जो थे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा गैसेस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। गैसेस ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट है हमारा, देखिए हमारा जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों ये टॉपिक देखिए डायग्राम से आपको खास समझ में आएगा, ठीक है। डायग्राम में देखिए, जो ये डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, बुक के अंदर भी आप इसमें देख सकते हैं। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है थ्योरी पोर्शन के बजाय डायग्राम से आपको अच्छा समझ में आएगा। वो देखिए कैसे। सबसे ऊपर आपको हमारा जो एक जो है बॉक्स दिखाई दे रहा है, मतलब एक मटका सा दिखाई दे रहा है, दैट इज योर एल्वियोली, ठीक है। इसके अंदर क्या है? एक्सेल और इनहेल एयर दोनों चीजें होती रहेंगी, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद उसके अंदर से देखिए बच्चों एक रेड कलर की ट्यूब निकल रही है। रेड कलर की ट्यूब क्या है? पल्मोनरी वेन, जो एक एक्सेप्शन होती है, बिकॉज पल्मोनरी वेन क्या करती है बच्चों, यहाँ पे आपको पता होगा वेन्स का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, लेकिन पल्मोनरी वेन का काम क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना। तो ये एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो जो ब्लड है बच्चों वो लेफ्ट चैम्बर में जा रहा है, लेफ्ट आर्टरियम में जा रहा है, लेफ्ट आर्टरियम से वो देन बॉडी टिश्यू में जा रहा है, बॉडी टिश्यू में उसके अंदर CO2 मिक्स हो रही है, CO2 मिक्स होने के बाद वो दोबारा से हमारा जो है हार्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। ब्लू कलर से आप देख सकते हो सिस्टमैटिक वेन्स के अंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद वही जो है दोबारा से एल्वियोलिस के अंदर जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आपको दिखाई दे रही है। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब है बच्चों, इसका मतलब है पल्मोनरी आर्टरी का कि इसके अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वैसे तो जो है आर्टरीज का जो काम होता है, मेन जो काम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये थोड़ा इसमें एक्सेप्शन होता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो बच्चों, जो PO2 का मतलब प्रेशर दे रखा है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है, जो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैं आपको नॉर्मल सी बात करूं, एक वर्ड लिखा है बच्चों PO2 और एक लिखा है PCO2, ठीक है। इसके आगे, ठीक है, जो P वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है बच्चों पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर देखो, मैं अगर सिंपल वे में आपको समझाऊं तो एक गैसेस का मिक्सचर है, गैसेस बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, और उसमें एक पर्टिकुलर गैस जो प्रेशर अप्लाई करती है, एक पर्टिकुलर गैस जो प्रेशर अप्लाई करती है उसको पार्शियल प्रेशर बच्चों बोला जाता है। तो यहाँ पे एल्वियोलिस के अंदर देखिए बच्चों जो ऑक्सीजन का है, ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या दे रखा है? 104 mmHg, ठीक है। mmHg क्या है बच्चों? ये इसकी यूनिट होती है मेजर करने की। Hg का मतलब मरकरी होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी। उसके बाद जो CO2 का प्रेशर बच्चों वो देखिए 40 mmHg, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और ये किसके अंदर है बच्चों? ये एल्वियोलस के अंदर है, ठीक है,
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होनी है। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होनी है बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन प्रोसेस आपको पता है रीजन पे जो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, जहां पे प्रेशर हाई होगा वहां से प्रेशर वो क्या होगी, एयर जो है अपने से कम वाले एयर को आगे प्रेस करेगी, ठीक है, आगे फोर्स करेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए बच्चों, नीचे टिश्यू में देखो अब, ठीक है, ये तो एल्वियोलस के अंदर थी, टिश्यू के अंदर देखते हैं। टिश्यूज के अंदर देखिए जो PO2 है, ठीक है, P हमेशा छोटा लिखा जाता है, और जो PCO2 है, PO2 का पार्शियल प्रेशर देखिए बच्चों, उसके अंदर जो आपको दिखा रखा है 95 mmHg, ये हमारी बॉडी टिश्यू के अंदर प्रेशर है बच्चों, ये चीज ध्यान रखनी है। और CO2 का कितना है, 40 mmHg। अब ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज इसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, अभी ये चीज याद रखनी है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये कब है, जब ब्लड जो है टिश्यूज के अंदर आ रहा है, ठीक है, जब ब्लड जो है टिश्यूज के अंदर क्या है, आ रहा है, जब ब्लड टिश्यू के अंदर आ रहा है। और जब ब्लड बच्चों टिश्यू के अंदर से जाएगा, जब ब्लड टिश्यू के अंदर से जाएगा तो वहां पे जो है PO2 की वैल्यू मतलब प्रेशर कितना रह जाएगा, 40 रह जाएगा। और जो ऑक्सीO2 है उसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर बच्चों चेंज हो जाएगा, उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 45 mmHg हो जाएगा। अब अगर इसमें एक चीज देखो, सबसे ऊपर बात करें एल्वियोलस की, तो एल्वियोलस के अंदर देखिए पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी एल्वियोलस से क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है एल्वियोलस के अंदर और टिश्यू के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, टिश्यू के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन क्या होगी, ऊपर से बच्चों ऑक्सीजन क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ऑक्सीजन क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी बाय पल्मोनरी वेन, देन they enter into heart chamber and then the systematic artery supply into the blood tissues, ठीक है। तो ब्लड टिश्यू तक बच्चों वो वहां पे जाएगी, क्योंकि वहां पे जो है जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 95 mmGh है, ठीक है, mmHg है, सॉरी mmHg, Hg मर्करी जो है उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए बच्चों, जब टिश्यूज के अंदर क्या होगा, अब टिश्यूज के अंदर क्या है आपको पता है, ये सारा जो एयर है उसको सप्लाई करना, ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम जो है, या CO2 जो सप्लाई करने का काम जो है हीमोग्लोबिन का होता है। तो हीमोग्लोबिन से यहाँ पे वो जो है डिसोशिएट हो जाती है ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर, और टिश्यूज उसके बदले में क्या देते हैं, CO2 देते हैं बच्चों, उसके बदले में क्या देते हैं, CO2 देते हैं। तो यहाँ तक एक चीज आप समझो, यहाँ तक की एक जो नॉर्मल चीज है वो समझो कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ने प्रेशर लगाया, ऑक्सीजन क्या करती है, प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तो ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट तक जा रहा है, ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट तक जा रहा है। अब टिश्यूज के अंदर ब्लड क्या जो प्रेशर है वो क्या है बच्चों, लो है, ठीक है, CO2 क्या है, लो है। तो वो क्या होगा, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी टिश्यू में सप्लाई होगा। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सेम रहेगा बच्चों, पार्शियल प्रेशर जो CO2 है वो सेम रहेगा। लेकिन उसके बाद देखिए बच्चों, जब क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज के अंदर चली जाएगी और बॉडी टिश्यूज जो हैं उसको क्या देंगे, CO2 दे देंगे, CO2 उसके रिप्लेस के अंदर दे देंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, जो एल्वियोली है मतलब एल्वियोलस है, एल्वियोलस के अंदर क्या है बच्चों, ये चीज ध्यान रखनी है, एल्वियोलस के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है हमारा, ठीक है, CO2 का वो कितना है, 40 है, कितना है, 40 है। लेकिन बॉडी टिश्यूज के अंदर कितना है, 45। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर इसका ज्यादा है अभी, ठीक है। जो टिश्यूज के अंदर से CO2 आएगी उसका जो है पार्शियल प्रेशर जो है वो ज्यादा है। तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई है कि जो CO2 है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, बॉडी टिश्यू से ऊपर हार्ट तक मूव करेगी, देन हार्ट से वो दोबारा कहाँ पे जाएगी, एल्वियोलस के अंदर जाएगी, और एल्वियोलस के बाद वो बाहर एक्सहेल कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज डायग्राम में बच्चों दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल साथ देखिए, नीचे आपको दिखाई दे रही होगी, बॉडी टिश्यू है, बॉडी टिश्यू के पास उनकी वैल्यू लिखी हुई है। देन सिस्टमैटिक वेन्स, सिस्टमैटिक वेन्स में क्या है बच्चों, CO2 वाला ब्लड होगा, ठीक है। CO2 वाला ब्लड जो ब्लू कलर से दिखा रखा है वो आप उसको समझ जाओ, मतलब यहाँ पे CO2 है। अगर मैं बात करूँ ना प्योर ब्लड, ठीक है, प्योर ब्लड को हम कहते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मतलब CO2 होती ही नहीं है, ऐसी नहीं है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बच्चों, उसके अंदर भी CO2 होती है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम होती है, ठीक है, उसके परसेंटेज जो है O2 के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए हम उसको थोड़ा प्योर कहते हैं। पूरा डायग्राम आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एक बार आप बुक्स में ध्यान से देखना, पॉइंट को समझना, ये चीज ध्यान रखनी है कि एल्वियोलस के अंदर PCO2 का प्रेशर कितना है,
ठीक है। और बॉडी टिश्यू के अंदर कितना है, बॉडी टिश्यू के अंदर प्रेशर कम है ऑक्सीजन का, एल्वियोलस के अंदर ज्यादा है, तो सीधा क्या होगी, एयर यहां से यहां तक आएगी। ठीक है, दोनों का प्रेशर जो है CO2 का सेम है, लेकिन जब बॉडी टिश्यू से CO2 मिलेगी तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा और एल्वियोलस के अंदर कम होगा। ठीक है, तो ये चीज बच्चों यहां तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे का जो पॉइंट है, हाँ जी, तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो है डायग्राम की हेल्प से आपको मैंने समझा दिया है कि गैसेस ऑफ एक्सचेंज कैसे होगा। ठीक है, थ्योरिकल पोर्शन में एक बार देख लीजिए। जो गैसेस ऑफ एक्सचेंज है बच्चों, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा आपका। ठीक है, 2 साइड्स पे होगा और दोनों साइड्स में किसकी हेल्प से होगा बच्चों, डिफ्यूजन की हेल्प से होगा। ये चीज ध्यान रखनी, दोनों उसमें किसकी हेल्प से होगा, विद हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के साथ साथ जो है एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पे जो प्रेशर जो है कंसंट्रेटेड ग्रेडिएंट का, वो चीज डिपेंड करती है। ठीक है, जो गैसेस है उनकी सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। जो ज्यादा सोल्यूबल होगी वो इजिली जो है एक्सचेंज हो जाएगी, ब्लड के अंदर इजिली सोल्यूबल होगी तो सिंपल सी बात है मेम्ब्रेन के अंदर इजिली पास आउट हो जाएगी। लेकिन जिसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी तो उसको मेम्ब्रेन के अंदर पास होने में परेशानी होगी। ये चीज बच्चों इसमें ध्यान रखनी है। तीसरी अगर बात करें थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस भी डिपेंड करती है। अगर मेम्ब्रेन ज्यादा थिक है बच्चों, ठीक है, तो गैसेस को पासिस होने में सिंपल सी बात है प्रॉब्लम ही होगी। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस कम हुई तो गैस जो है इजिली पास हो जाएगी। तो उसके बाद हमने बच्चों पीछे बात की थी पार्शियल प्रेशर की। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैंने लिखा है द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय अ इंडिविजुअल गैस, मतलब एक सिंगल गैस जो है प्रेशर लगाती है इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसके अंदर एक सिंगल गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। यहाँ पे जो स्मॉल p कैपिटल O और बाद में 2 लिखा है, ये किसके लिए होता है बच्चों, ऑक्सीजन के लिए होता है, और PCO2 किसके लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। अगर एल्वियोलस के अंदर की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 140। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 104 थी, 104 mmHg। ठीक है, mmHg, और इसकी जो है बाद में कितनी रह जाती है, 95 mmHg जो बाद में थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, जो बॉडी टिश्यू में जाने के बाद थी। इसके अंदर कितनी है बच्चों, इसकी थी हमारी 40 mmHg। ठीक है, लेकिन जब बॉडी टिश्यू से बाहर आ रही है, बॉडी टिश्यू से बाहर आ रही है तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इसका बढ़ जाता है, इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाता है। ये चीज भी इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर की आपको डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद जो है सिंपल मैं बात करूं डिफ्यूजन की। ठीक है, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की इसमें सिंपल सी जो मेन चीज है, बस आपको जो याद रखना है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किन 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इसकी मेम्ब्रेन के नाम पूछे जाते हैं। सबसे पहला स्क्वेमिश एपिथेलियम, ठीक है, देन एंडोमेथेलियम, ठीक है, एंडोथेलियम, और तीसरा जो होता है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तीसरा जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अगर बात करें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस की बच्चों, तो इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है बच्चों वो बिल्कुल ही कम होती है 1 मिलीमीटर HQ से। ठीक है, मिलीमीटर से भी इसकी जो थिकनेस है बच्चों वो कम होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ही कम होती है। ठीक है, द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच स्मॉलर देन मिलीमीटर। ये जो मेन पॉइंट है, मतलब इस टॉपिक से जो चीज पूछी जाती है वो चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे अब आपको पता लग गया कि बॉडी के अंदर कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि कहाँ पे जाके एयर जो है वो डिफ्यूज होगी, कहाँ से CO2 डिफ्यूज होगी, मतलब आपकी बॉडी के अंदर फेवरेबल कंडीशन एडजस्ट हो जाती है सपोर्ट करने के लिए कि हाँ अब हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो हमें ये कंडीशन लगानी है। ये कंडीशन लगाने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम करना है, ठीक है, और CO2 का बढ़ा देना है। ठीक है, वहां से जब हम CO2 को निकाल लेंगे तो CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे बढ़ा देना है टिश्यू के अंदर, और एल्वियोलस के अंदर कम कर देना है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज जो है आपकी बॉडी जो है एडजस्ट करती रहती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर एल्वियोलस के अंदर ये तीनों मेम्ब्रेन बच्चों आपको दिखा रखी हैं बुक के अंदर, एक बार वहां से आप डायग्राम जो है वो देख लेना, आपको वहां से वो चीज क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है बच्चों जो गैसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूं, जो मीडियम होता है बच्चों ब्लड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो आपको पता होगा सबसे मेन चीज क्या है हमारा, ब्लड। सबसे मेन चीज क्या है हमारा भी, ब्लड क्या है, ब्लड क्या करता है, गैसेस को आगे भेजने में हेल्प करता है। कौन सी गैसेस को आगे भेजने में हेल्प करता है, आपको पता है O2 और CO2। कौन कौन सी हैं, O2 एंड CO2, ये चीज तो पता ही है। ब्लड क्या करता है, द ब्लड इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड
CO2, ये चीज याद रखनी है अभी, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो 97% ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है, जो 97% ऑक्सीजन है, 97% ऑक्सीजन जो है आपकी, ठीक है, वो आरबीसी सेल के हेल्प से ट्रांसपोर्ट की जाती है। 97% जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर आरबीसी सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट की जाती है। देन जो रिमेनिंग 3% रह जाती है बच्चों, वो डिसॉल्व फॉर्म में होती है और किसके अंदर होती है, प्लाज्मा के अंदर होती है, ठीक है, इन डिसॉल्व फॉर्म, डिसॉल्व्ड फॉर्म। ये चीज ध्यान रखनी है। 3% कहां पे होती है, प्लाज्मा के अंदर होती है, और जबकि 97% कौन ट्रांसपोर्ट करता है, 97% जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। उसी तरीके से अगर बात करें CO2 की बच्चों, CO2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देख लीजिए, जो CO2 है तो इसके अंदर जो 20 to 25% है, 20 to 25% जो CO2 है बच्चों, ठीक है, वो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है, आरबीसी की हेल्प से ही होती है। किसकी हेल्प से होती है, आरबीसी की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट होती है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। बाकी रहेगी 70%, 70% जो है बच्चों वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होती है। ये चीज ध्यान रखनी है, किस फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये कितना हो गया, 70 और 5 75, बाकी 5 से 5 to 7% जो है वो भी आपकी जो है प्लाज्मा के अंदर मिक्स होगी, भी वो भी क्या होगी, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारा किसके लिए था, CO2 के लिए था। ये किसके लिए था, O2 के लिए था। दोनों को कौन कर रहा है, दोनों को कौन कर रहा है, ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद का देखिए, हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे कि हमने बात की थी कि जो एक ब्लड है, ब्लड क्या है, एक मीडियम है, ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये चीज आपको याद होगी, ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसी तरीके से ब्लड के बाद देखिए, जो ऑक्सीजन है बच्चों वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट की जाती है। सिंपल से मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन ही होता है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसको बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन के केस में अलग बोल लेंगे, ठीक है, कार्बन के केस में हम अलग बोल लेंगे, ऑक्सीजन के केस में अलग है। अब आपको हीमोग्लोबिन का बच्चों पता हो, हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर का पिगमेंट होता है। और रेड कलर क्यों होता है, बिकॉज इट कंटेन आयरन, बिकॉज इट कंटेन आयरन, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है बच्चों, आयरन होती है, इस वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, जो एक हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच होते हैं। उसके साथ कितने मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, एक के साथ बच्चों 4 मॉलिक्यूल जो हैं अटैच होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक हीमोग्लोबिन के साथ जो है 4 मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होते हैं। उसके बाद आपको पता हो कि जो O2 की बाइंडिंग है बच्चों, O2 का बाइंडिंग का मतलब जो O2 जुड़ती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो हमने बात की थी कि एल्वियोलस के अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ब्लड टिश्यू के अंदर कम है, ब्लड टिश्यू के अंदर कम है, एल्वियोलस के अंदर ज्यादा है। तो क्या होगा, जैसे ही टिश्यूज के अंदर आएगी वहां पे जो है उसके जो कंडीशन है ऑक्सीजन के वो डिसफेवर में हो जाएंगे। डिसफेवर में होने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वहां पे ऑक्सीजन में ब्रेक हो, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन वहां पे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस चीज पे रिलेटेड करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और उसके साथ साथ वहां पे आपको कंडीशन पता हो कि वहां पे PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी होती है, और टेम्परेचर जो मेन फैक्टर होते हैं बच्चों वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं। ये चीज तो आपको पता ही होगी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि एल्वियोलस के अंदर जहां पे PO2 जो बच्चों हाई थी, ठीक है, तो जब वो टिश्यू के अंदर जाएगी PO2 का लेवल क्या था, टिश्यू के अंदर कम था, तो एल्वियोलस से उसमें टिश्यूज के अंदर चली गई। टिश्यूज के अंदर जाने के बाद वो इजीली वहां पे डिसोशिएट हो जाएगी। डिसोशिएट क्यों होगी, क्योंकि वहां पे PO2 का लेवल कम है, सिंपल सी बात है, डिसोशिएट हो जाएगी टिश्यूज के अंदर, ठीक है। और वहां से एक चीज ध्यान रखनी है, जो PCO2 है टिश्यूज के अंदर, जो मेन बात ध्यान रखनी है, टिश्यूज के अंदर जब ऑक्सीजन वहां पे डिसोशिएट हो जाएगी उसके बाद वहां से PCO2 का मतलब जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, इसकी जो कंसंट्रेशन है बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी,
हाई हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 ml हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, उसके अंदर से हमें ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन मिलती है बच्चों। कितने ml मिलती है, ओनली 5 ml। 5 ml जो है हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं जो आगे टिश्यूज में ट्रांसफर किए जाते हैं। एक बच्चों टॉपिक दे रखा है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सिंपल सा बुक के अंदर एक ग्राफ आपको दिखा रखा होगा, ठीक है, ऐसे टाइप का ग्राफ वहां पे बना हुआ है बच्चों, वो चीज आपको देख लेनी है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा रखी है, लेकिन यहाँ पे जो है पार्शियल प्रेशर वाली ऑक्सीजन लगा रखी है, यहाँ पे सिंपल हीमोग्लोबिन वाली ऑक्सीजन है, ठीक है। अ सिग्मोइड कर्व इज फॉर्म्ड व्हेन परसेंटेज, ये चीज ध्यान रखनी है, ऑफ सैचुरेशन ऑफ Hb, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ Hb विद O2, मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ बाइंड है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, इज प्लॉटेड अगेंस्ट O2, और एक दूसरी ऑक्सीजन जो सिंपल ऑक्सीजन है विदाउट बाइंडिंग के, उसके साथ है भी। तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है उसको ही बोला जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, उसको ही क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोला जाता है, ठीक है। जो किसको स्टडी करने में काम करता है बच्चों, जो CO2 फैक्टर जो है, ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, या O2 का जो पार्शियल प्रेशर हो गया, या टेम्परेचर, जितने भी दूसरे फैक्टर्स बच्चों वहां पे रह जाते हैं, उन सबके इफेक्ट को स्टडी करने के लिए इस कर्व का यूज किया जाता है विद इन द टिश्यूज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे ये टॉपिक जो है तो काफी डिटेल में, लेकिन आपकी बुक्स के अंदर काफी डिटेल में दे रखा, और हमें ओनली NCERT से ही स्टडी करना है, तो हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं। मेन चीजें जो आपको वहां पे दे रखी हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि मेनली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन क्या होता है, वैसे तो हीमोग्लोबिन भी दो चीज से बच्चों जुड़ के बना होता है, हेमो प्लस ग्लोबिन से, ठीक है। हीमो का अलग मतलब होता है, ग्लोबिन का तो आपको पता ही होगा, प्रोटीन वाला मतलब होता ही है, लेकिन वो भी चलो बाद में देखेंगे, ठीक है। रेड कलर पिगमेंट होता है बिकॉज आयरन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जो RBC के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है अपने साथ 4 ऑक्सीजन कैरी करता है, अपने साथ कितने ऑक्सीजन लेके चलेगा बच्चों, 4 ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। और जो हीमोग्लोबिन की O2 के साथ जो बाइंडिंग है वो किस चीज पर रिलेट करेगी बच्चों, वो PO2 के पार्शियल प्रेशर पर रिलेट करेगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। जब एल्वियोलस के अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा था तो आगे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही पार्शियल प्रेशर वो टिश्यू में चली जाती है, वहां पे PCO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सिग्मोइड कर्व कैसे बनता है वो पता हो, जो सैचुरेशन होती है Hb की, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ Hb विद O2, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ध्यान रखनी है, विद ऑक्सीजन के साथ जो प्लॉट करेंगे हम सिंपल वे के अंदर, तो उसके बाद बच्चों जो चीज होगी, जो कर्व बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक सिग्मोइड कर्व, मतलब एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहेंगे, जिसको कहाँ पे यूज किया जाता है, जिसको जहाँ पे जो दूसरे फैक्टर होते हैं उनके इफेक्ट्स, ठीक है, स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 100 ml of oxygenated blood is supply only 5 ml of oxygen to the blood tissue। ये चीज भी ध्यान रखनी है कि लास्ट के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों, उसके अंदर से जो है ओनली 5% जो है ऑक्सीजन जो है आगे टिश्यू तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो गया है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की अगर मैं बच्चों बात करूं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO का भी सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें बस एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। सिंपल सी चीज क्या ध्यान रखनी है बच्चों, कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, होगी तो CO2 की उसके साथ भी ट्रांसफर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक मिनट मैं इसके नीचे लिख देता हूं, एक मिनट रुकिए आप, इसके मैं देता हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ बच्चों देखिए, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है सेम ही रहेगा, होगा हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसका एक दूसरा नाम हम दे देंगे, वो चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके अंदर एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम की हेल्प से वो आगे कार्बोनेट्स के अंदर ब्रेक होता है, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी भी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखिए बच्चों किसकी हेल्प से होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो होगा Hb की हेल्प से ही होगा, लेकिन Hb के साथ जो कंबाइन करेगा ऑफ CO2, ठीक है, Hb के साथ जो CO2 कंबाइन करेगा उसको हम क्या बोल लेंगे, उसको हम देखिए कार्बिनो, ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो ये बच्चों उसका नाम रहेगा, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन था उसी तरीके से ये नाम दिया गया है,
ठीक है। ये काम क्या करेगा, CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा आगे टिश्यूज के अंदर। अब आपको पता है कि जब टिश्यूज के अंदर जाएगा तो टिश्यूज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का ज़्यादा है तो वो आगे उसको हार्ट चैम्बर तक सप्लाई करेगा, देन हार्ट चैम्बर से वो दोबारा से लंग्स के अंदर मतलब एल्वियोलस के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये सेम एक तरीके से आप कह सकते हो अपोजिट कंडीशन होगी। अपोजिट कंडीशन कैसे, जिस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही थी और PCO2, ठीक है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है उनकी कंसंट्रेशन उस टाइम मतलब उनका जो पार्शियल प्रेशर वगैरह है वो कम हो रहा था, यहाँ पे अब O2 के साथ ऐसा होगा, मतलब अब कंडीशन जो है उल्टी हो जाएंगी, अब इसके फेवर में हो जाएंगी ना कि ऑक्सीजन के फेवर में रहेंगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है RBC जो है एक एंजाइम अपने साथ रखते हैं बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बच्चों ये हार्मोन वो होता है, एंजाइम होता है जो क्या करता है, रिएक्शन कैरी आउट करता है। जो बच्चों क्या करता है, रिएक्शन कैरी आउट करता है। रिएक्शन कैरी आउट करने का मतलब क्या है बच्चों, कि ये जो आगे जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये क्या करता है आगे उसको कार्बोनेट में चेंज करता है, HCO3, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, उसको आगे कार्बोनेट्स में चेंज करता है, H2CO3, और फिर आगे उसी से ही क्या करेगा, बच्चों, और आगे क्या करेगा, उसको और ओपन कर देगा, ठीक है, उसको और ओपन वहां पे कर देगा। यहाँ पे क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यहाँ पे भी सेम रहेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये बच्चों एक एंजाइम होता है जो RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है, जो इस चीज को आगे रिएक्शंस को जो है, हमने कहा था ना कि 70% जो है CO2 जो है वो किस में होती है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में होती है। तो ये विद हेल्प ऑफ दिस एंजाइम जो है आगे होती है। अब बच्चों अगर यहाँ पे भी हम बात करें तो 100 ml ऑफ CO2 जेनेटेड ब्लड, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड जो है वो हमें कितनी आगे मतलब CO2 प्रोवाइड करता है। जो CO2 जो है आगे अब टिश्यूज में तो जा नहीं रही, क्योंकि टिश्यू से तो CO2 आई है, तो वो कहाँ पे प्रोवाइड करेगा, तो वो चीज ध्यान रखनी है बच्चों। वहां पे कहाँ पे प्रोवाइड हो गई, वो एल्वियोली के अंदर प्रोवाइड होगी, और एल्वियोली के अंदर कितने ml होगी बच्चों, 4 ml होगी। ये चीज ध्यान रखनी है, कितनी ml होगी, 4 ml होगी। एक चीज ध्यान रखनी है कि 4% ऑक्सीजन तो लंग्स के अंदर हमेशा रहती ही है। लंग्स के अंदर बच्चों क्या है, 4% ऑक्सीजन रहती है, वो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में हमने बात की थी, रेस्पिरेशन करते हुए, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कितने % आ जाते हैं, बाद में 4% आ जाती है, लेकिन हम लेते कितने एटमोसफेयर से बच्चों, 0.03% ऑक्सीजन हम लेते, CO2 लेते हैं, बट बाद में वो 4 से 5% उसको रिलीज कर देते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे बच्चों क्या था, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 90% लेते हैं, 19 to 20% लेते हैं ऑक्सीजन, बट बाद में रिलीज कितनी करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 15 से 17% बाद में रिलीज कर देते हैं। तो 4% तो अंदर रह जाती है लंग्स के अंदर, जिसको ही रेसिड्यूल वैल्यू जो है, वॉल्यूम जो है बच्चों बोला जाता है, ठीक है। आगे एक छोटा सा पॉइंट और है बच्चों, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है, उस चीज का भी आपको पता हो। तो ह्यूमन बींग के अंदर अब आप तक आपको समझ में आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम ये सारी एक्टिविटी हमारा कंट्रोल करता है। ये चीज तो आपको समझ में आई गई है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जैसे मेड्यूला रीजन याद होगा, ठीक है, हिंड ब्रेन के अंदर क्या था बच्चों, हिंड ब्रेन में क्या था, मेड्यूला था। ये क्या काम करता है बच्चों, ये आपका जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन या फिर आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी रिदम। ये क्या करता है, इस चीज को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी रिदम को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला कंट्रोल करता है। और मेड्यूला कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, मेड्यूला जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हिंड ब्रेन के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान पता हो, ठीक है। और इसके साथ बच्चों निमोटॉक्सिक जो है सेंट्रल पोन्स के अंदर और प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जो रेस्पिरेटरी रिदम के जो फंक्शन है वो हैंडल करते हैं, मतलब आगे कैसे कैसे किस वे के अंदर किस टिश्यू के अंदर कितनी ऑक्सीजन जो है भेजनी है, कहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें ये हैंडल कर लेता है, ठीक है। कीमो सेंसिटिव एरिया भी होता है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ एरिया होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। ये जो पोन्स होते हैं बच्चों उसके पास का एरिया होता है, रिदमिक सेंटर के पास का एरिया होता है जो CO2 के साथ हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। CO2 के साथ हाईली सेंसिटिव होगा तो इसका मतलब सिंपल सा है किस चीज़ में हेल्प कर रहा है,
रेस्पिरेटरी रिदम के अंदर ही हेल्प कर रहा है। ठीक है, मेन बेसिक्स है, आप बुक के अंदर 1-2 पॉइंट पढ़ोगे तो याद हो जाएगा कोई। इसके बाद के अंदर जो मेन चीज़ समझने की यही है, ठीक है, कि हिंड ब्रेन के अंदर मेड्यूला होता है, वो रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है कीमोसेंसिटिव एरिया जो है CO2 के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है। ठीक है, प्लस H पॉजिटिव आयन के प्रति भी काफ़ी सेंसिटिव होता है, भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। क्या करता है, रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको कंट्रोल करता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है भी। ठीक है, यहाँ तक इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बच्चों इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हाँ तो बच्चों देखिए, जो नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं उसको देखिए एक बार, वो कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बच्चों हमारा आता है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा आपने काफ़ी बार सुना होगा, सिंपल सा कुछ होता नहीं है। सिंपल सी बात अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बच्चों हमारा होता है, उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनके रिएक्शंस हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से कुछ ऐसे रिएक्शन कर लेते हैं जिनकी वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ही पूरा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कफिंग आनी शुरू हो जाती है बच्चों, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। वो पाइप से आपने देखा होगा कुछ इसके अंदर जो है पंप भी अपने साथ रखते हैं अस्थमा से बचने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। इट इज़ ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन बच्चों, काफ़ी सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कर रहे हैं। तो सिम्टम आप देख सकते हो, कफिंग हो गया इसका, ठीक है, वेजिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, अस्थमा का जो पाइप है, पंप होता है, वो इसमें जो है प्रिवेंशन के लिए जो है ये पेशेंट रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों निमोनिया। आपने देखा होगा निमोनिया क्या है, जो एल्वियोली होते हैं ना बच्चों, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो हमारा जो है निमोनिया कोज करता है। और बैक्टीरिया का नाम जो है बच्चों आपको पता होगा, बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, वो देखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिएट। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बच्चों निमोनिएट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस बैक्टीरियम के कारण ही क्या होता है बच्चों, निमोनिया होता है। और इसके निमोनिया के अंदर क्या है, जो एल्वियोली होती है बच्चों, जो आपकी एल्वियोली होती है उसके अंदर क्या है, फ्लूइड भर जाता है। वो फ्लूइड किस चीज़ का होता है, वो हमारे जो डेड ब्लड सेल होते हैं बच्चों, उसका फ्लूइड होता है जो इसके अंदर भर जाते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि निमोनिया के अंदर मोस्ट केसेस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, उसके अंदर अगर हम बात करें बच्चों, थर्ड जो हमारा डिसऑर्डर है एम्फिसीमा, इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एल्वियोली के बीच सेप्टम होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बीच जो एल्वियोली के बीच सेप्टम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या है, जो इसके अंदर इन्फ्लामेशन, मतलब हम कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी आ जाती है बच्चों, एल्वियोली के अंदर लगा लो या ब्रांकोल्स के अंदर लगा लो। ठीक है, ब्रांक्योल्स के अंदर जो है एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें जो एबनॉर्मलिटी है वो किसकी वजह से होती है, जो स्मोकिंग करते हैं लोग, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये पाई जाती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ब्रांक्योल्स और एल्वियोली के अंदर क्या है, एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है ड्यू टू स्मोकिंग, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो स्मोकिंग का तो आपको पता ही है। ठीक है, स्मोकिंग क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज करने में मेन रीज़न होता है। हाइपोक्सिया बच्चों आपको पता होगा, हाइपोक्सिया का अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ खास नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बच्चे जाते रहोगे वैसे वैसे क्या होगा, जो शॉर्टेज है ऑक्सीजन की वो हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि आप माउंटेन पे जा रहे हो, माउंटेन्स पे क्या है, धीरे धीरे क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे क्या, वहाँ पे जो ट्रैवलर होते हैं वो क्या करते हैं, O2 के कैप्सूल लेके चलते हैं ताकि उनको रेस्पिरेशन करते हुए प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एक ऑक्यूपेशन हज़ार्ड होता है बच्चों। ऑक्यूपेशन डिसऑर्डर क्या होता है, जहाँ पे लोग काम करते हैं उसकी वजह से, जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो मतलब वहाँ पे गैसेज हैं या कोई दूसरी चीज़ है उनकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड बोला जाता है। वो गैसेज वगैरह अंदर ले लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज, वो आपको कंप्लीट करनी है। तो पूरा NCERT से पढ़ाया गया है। आप जब बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे। तो बाकी जो हमारा, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ टाइम के लिए जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वही चलेंगी। कल तो हो नहीं सकता, परसों एक दूसरी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कल जो हमारी टीम है उसके मेंबर भी कल बाहर गए हुए हैं, तो आज तो कोई और करेगा। ठीक है, हमने किसी को कॉल करके बोला है, बाकी आप देख लेना, ये आपको ऐसे रिकॉर्डेड 2-3 क्लासेस जो है, लेक्चर जो है मिलते जाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। ठीक है, ऐसे ही स्टडी करनी है और ऐसे ही आपको नोट्स बनाते रहने हैं। थैंक यू।